जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। स्किन रिलेटेड अगेन हम कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, बिकॉज कुछ अरसे पहले स्किन से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ हद तक रह गई थी। मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि जी हम इस तरह के सवाल हैं, ये किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है मसला। तो इसी वजह से हमने और उसको थोड़ा सा एक्सीड किया है टॉपिक को, और आज हमारे साथ यहाँ पर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे स्किन रिलेटेड सिर्फ मर्द ख़वातीन के नहीं बल्कि मर्द हजरात के भी कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारी ब्यूटी को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर समन वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर प्लेजर। अच्छा जी, आपको पता है कि स्किन एक ऐसा इशू है जो मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, सबको फेस करना पड़ता है और सब बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना भी प्रॉब्लम आ जाए। हर सीजन से रिलेटेड हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि एक हेल्दी स्किन के लिए एक अगर लाइन में आप उसको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा? हेल्दी स्किन किसे कहते हैं? Healthy skin comes from the healthy mind and the healthy body. Okay. If you are not healthy mentally and you are not healthy physically, healthy skin cannot be achieved actually. Okay. अच्छा, एक सबसे बड़ा जो इशू है जो खासतौर पे ख़वातीन के साथ है कि आजकल की जो बच्चियां हैं 16 से अबव भी, वो बगैर मेकअप के बाहर नहीं निकलती। और हम सबका भी वही इशू है कि जी हम भी मेकअप रोज़ करते हैं, कहीं भी जाना पड़ जाए तो मेकअप थोड़ा बहुत भी पर करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों में मैंने ख़वातीन का देखा है कि कॉस्मेटिक से एलर्जी हो जाती है उनकी स्किन पर, तो वो क्या रीज़न होती है? एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कॉस्मेटिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट के कुछ लोग एलर्जिक ही होते हैं। अच्छा। वो बाय बर्थ ही एलर्जीज लेके आते हैं और उनकी इनहेरिटेंस में एलर्जीज होती हैं। एलर्जीज टू डस्ट, एलर्जीज टू पोलन, एलर्जी टू मतलब एनीथिंग, स्टफ टॉयज, तो वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसके बाद ये कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं। जब कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो फिर कॉस्मेटिक्स के अंदर इतने सारे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो किसी से भी एलर्जिक हो सकते हैं। मोस्टली जो देखा उसमें फ्रेगनेंस से बहुत ज़्यादा एलर्जीज ट्रिगर होती हैं। फ्रेगनेंस ऑफ एनीथिंग, इवन द परफ्यूम एंड इवन जो उसके अंदर एसेंस डला हुआ है आपके किसी भी मेकअप उसमें, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। प्लस अब सबसे अच्छी एक बात ये हो गई है कि एलर्जी प्रोन स्किन के लिए एक अलहदा से मेकअप लाइंस आ चुकी हैं। अच्छा। आप मतलब नाम तो नहीं ले पाऊंगी बट लेकिन बस सिंपल है कि हम महरूम नहीं रह सकते मेकअप से। हाइपो एलर्जेनिक आप अगर चले जाएंगे और सेंसिटिव स्किन चले जाएंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड ब्रांड्स एंड वेरी गुड ऑप्शंस ओवर देयर। ओके, सही। अच्छा, कॉस्मेटिक्स चले, ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमने आर्टिफिशियली तरीके से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है लेज़र ट्रीटमेंट्स, जिसको आजकल बड़ा फेम मिला हुआ है, लोग बड़ा उसके बारे में अवेयर हो चुके हैं कि जी अगर आपने अपनी फ्लॉलेस स्किन आपने हासिल करनी है तो आप मुख्तलिफ किस्म की लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा लें। तो डू यू थिंक कि ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं और जैसे कहते हैं कि जी आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो वाकई ऐसा होता है? समरा, मेरे हिसाब से ना लेज़र ट्रीटमेंट्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। अगर बेसिकली मैं 2 में भी डिवाइड करूँ ना तो वन इज़ द हेयर रिमूवल लेज़र्स, जो कि मोस्टली लोग ख़वातीन हेयर रिमूवल लेज़र की तरफ आती हैं, और एक है जो पिगमेंटेशन रिलेटेड या ग्लो रिलेटेड या इस तरह के लेज़र्स हैं। हेयर रिमूवल के अंदर तो फॉर श्योर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो यू गेट द रिजल्ट्स। ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ कम होती जाएगी, आपकी नई ग्रोथ कम आएगी, आपके मोटे बाल फाइन में कन्वर्ट होते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ सेशंस 6 to 8 होते हैं, उसके बाद यू जस्ट नीड अ टच अप आफ्टर 6 months अगर आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। सो दिस इज अबाउट हेयर रिमूवल लेजर। अच्छा, हेयर रिमूवल की एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब हम सेशंस ले रहे होते हैं तो डॉक्टर्स तो हमें यही बताते हैं कि जी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्किन और आपका बिल्कुल आपको निजात एक तरह से मिल जाएगी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वो सच बात नहीं होती है। बिल्कुल आप बताएं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं अपने हर पेशेंट को ये बताती हूँ कि जो आते हैं ना मेरे पास वो कहते हैं कि जी परमानेंटली खत्म हो जाएंगे ना ये हमेशा के लिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो I don't know about the permanent, but it's the maximum hair growth reduction. It's not the permanent hair removal.
सो इस कॉन्सेप्ट को लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जितना मैक्सिमम आपका कम हो सकता है। अच्छा। कुछ लोगों की बहुत सेल्फ इस्टीम इफेक्ट हो रही होती है। मैंने खास तौर पे कुछ खवातीन को देखा है, दे हैव रियली थिक हेयर ओवर द चेन के ऊपर जो मतलब बहुत ज़्यादा इवन दाढ़ी नुमा वाल होते हैं। तो जब हम उनका लेज़र करते हैं, दे गेट द रिजल्ट्स, तो मैंने माशाल्लाह उन लोगों को एकदम से ट्रांसफॉर्म होते देखा है इन द लाइफ बैक। सो इट्स रियली गुड। तो दैट मीन्स बस यही होता है कि वो आपकी ग्रोथ को हल्का कर देता है और एक वो जैसा मोटा बाल निकल रहा होता है वो नहीं आता, वो रुआ टाइप आहिस्ता आहिस्ता रुआ की तरफ चला जाता है और डिले भी कर देता है। अच्छा, डिले कर देता है। ओके, सही है। तो फिर अब ये है कि हमारे ऊपर है कि हमने करवाना है या नहीं करवाना है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होते। अच्छा, ये तो खवातीन पे बात हो गई। अगर मर्द हजरात होते हैं, अब अगर आजकल देखा जाए उनके भी हजार इश्यूज हैं, सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन प्रॉब्लम लेकर आप लोगों के पास आती होंगी, मर्द हजरात भी आते हैं। तो मोस्टली कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वो लेकर आ रहे होते हैं? अच्छा, मर्द हजरात ना जी यूजुअली पहले कम थे, लेकिन अब बहुत अपडेटेड हो गए हैं। पहले शर्मा शर्मी में नहीं जाते होंगे लेकिन दैट्स वेरी गुड कि अब कम से कम वो बेचारे अपने उससे शेल से निकले हैं। एंड समटाइम्स द सिस्टर्स एंड द मदर्स एंड द वाइफ्स ब्रिंग देम अलोंग कि नहीं भाई तुम भी चलो। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड ना। और यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द टीनेज एक्नी से स्टार्ट होते हैं। एक्नी को ट्रीट करते करते फिर स्कारिंग, एक्नी स्कार्स के लिए हम आते हैं। उसके बाद और आगे चले जाओ 30+ पे तो अमूमन बोटॉक्स के लिए, फिर 40+, 35 मर्द हजरात भी आते हैं बोटॉक्स के लिए? Why not? It's not only for females actually. फिर अंडर आई फिलर्स बहुत कॉमन है डार्क सर्कल्स के लिए। उसके बाद रिसीडिंग हेयरलाइन उनका बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो बिफोर 35 तो हम PRPs बहुत करते हैं मेल्स में। सो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हैं और बड़ी कॉमनली हो रही होती हैं। ऑल फिलर्स, बोटॉक्स, PRPs के हवाले से आपने बात की है, तो वो कितना फ़ायदेमंद रहता है उनका? देखो, अगर अर्ली एज है ना, लाइक 30, 25, 35, तो उसमें PRP इज़ रियली इफेक्टिव। अच्छा। PRP की इफेक्टिवनेस हम 45 के बाद थोड़ा डाउटफुल हो जाती है, फिर वी गो फॉर द मोर इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो अगर अर्ली करा लें, एंड ये भी डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अगर कोई इंटरनल कॉज नहीं है तो आप जितना अर्ली कराएंगे आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो आदमियों में, मर्द हजरात में जो हेयर लॉस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनकी कॉजेस क्या बेसिकली होती हैं? मर्द हजरात में मोस्ट कॉमनली इट्स जेनेटिक। अच्छा, इनहेरिटेंस होता है आपके फादर से, आपके मामूओं से, आपकी मतलब आपकी जेनेटिक्स होती हैं। तो उसको हम अमूमन जो है ना, बड़ी एक प्रॉपर पैटर्न वो होता है कि आपकी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हो जाएगी और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल थिन होना शुरू हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा। अचानक से बीच में से आपका स्कैल्प खाली होना शुरू हो जाता है? अचानक से नहीं खाली होता, वो बड़ा टाइम लगा नहीं, आपको एकदम से प्रोमिनेंट सबसे पहले ये वाली हेयर लाइन, सबसे पहले हेयर लाइन पीछे जाना शुरू होती है, उसके बाद आपका सेंटर पार्ट जाता है। अच्छा। सो इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। उनके अंदर जेनेटिकली इनहेरिटेंस आई होती है इस चीज़ की। तो हम उसको रोक तो नहीं पाते क्योंकि जीन्स हैं, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं विद द प्रोसीजर्स। अच्छा। जो मैं सबको ये कहती हूँ कि आपके बाल आपके 40 में आपने क्लियर हो जाना है या ट्रांसप्लांट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तो मे बी आप PRPs के बाद 50-55 तक ऐसे ही चले जाएंगे। अच्छा, so we can delay the process. ओके, मतलब इट्स नॉट दैट कि वो मैजिकल एक छड़ी no magic, फिर आप there is no magic actually. उसी एज में वापस चले जाएंगे जिस एज से आप गुजर कर आए हो। नहीं, इट्स नेवर पॉसिबल। और अगर आपको कोई कहे भी तो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट विदाउट द सर्जरी आई गेस। ओके। अच्छा, अभी हम जैसे वैसे लेजर की बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था पहले हेयर रिमूवल का, उसके अलावा भी आप बता रही थी कि कुछ और भी टाइप्स हैं, वो क्या है? मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेजर्स। उसमें मोस्ट कॉमनली जो हेयर रिमूवल के बाद यूज होता है, दैट्स अ क्यूसिश लेजर और अ पिको वेव लेजर। अच्छा, ये क्या चीज़ वो है? इट्स फॉर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, स्किन रिजुविनेशन, वो इन सब के लिए होता है। वो उससे आपकी स्किन टाइटन अप होगी, आपके पोर थोड़े से रिड्यूस होंगे, आपकी स्किन थोड़ी फ्रेश लुकिंग हो जाएगी, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ मैजिक। यू हैव टू गेट इट डन एवरी मंथ और एवरी 6 वीक्स अपार्ट। सही। अच्छा, ये जो ओपन पोर्स की आप बात कर रही हैं, अमूमन ये किस वजह से होते हैं और क्या सिर्फ इसका एक ही यही इलाज है कि हाँ जी ये लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक हो सकता है या कोई और भी तरीकेकार है? ओपन पोर बहुत कॉमन होते हैं इसमें ऐसी, और आप उन पोर्स को टोटली ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्लॉक करेंगे तो जो आपकी स्क्रीशंस बाहर आ रही हैं वो ब्लॉक होंगी, और जब वो ब्लॉक होंगी तो इट विल पॉप अप अ पिंपल। ठीक है। सो उसको आपको ओपन पोर तो रहना है, हाँ आप उसके साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी वर्क।
उसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये है कि मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक्सफोलिएशन इज़ रियली गुड। आप अपने आप को हफ्ते में 2 बार या 3 बार बहुत ज़बरदस्त आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोई भी ऐसी एक्सफोलिएशन वाले क्लिनजर्स ले लें और आप उसे एक्सफोलिएशन करें तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। हाइड्रोफेशियल डर्म एब्रेजन करने से पोर रिडक्शन होती है। अच्छा, क्यूसिश लेजर से पोर रिडक्शन होती है। केमिकल पील्स हैं इस तरह की ग्लाइकोलिक की, सैलिसिलिक की, एजालिक की, उनसे पोर रिडक्शन होती है। अच्छा, और ये ट्रीटमेंट्स हमें किस टाइम के हिसाब से लेनी चाहिए? मतलब अगर एक सेशन हमने ले लिया उसके बाद फिर दोबारा सेशन? इट्स डिफरेंट एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, ओके, और एंड एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिमांड। ठीक है। एक बंदी आ रही है जो कह रही है मेरी तो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद शादी है और मुझे जल्दी से आप बेहतर कर दें वो तो हफ्ते बाद भी आएगी। और Okay. एक है जो कहती है कि मैं रहती हूँ मुजफ्फराबाद या मैं कहीं रहती हूँ लंदन या आई लिव इन यूएस, तो उनके लिए फिर हमें 4 मंथ्स 3 मंथ्स हमसे कहते हैं, मतलब इसको देखना पड़ता है कन्वीनियंसी के हिसाब से भी फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट हार्ड, बुक्स में तो लिखे होते हैं कि आपके 3 वीक्स बाद 2 वीक्स बाद, लेकिन मैं एटलीस्ट उस तरह फॉलो नहीं कर पाऊंगी उसको, अच्छा। क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है। लेकिन अच्छा रिजल्ट लाने के लिए क्या एक 2 to 3 वीक्स टाइम, 2 to 3 वीक्स का टाइम होना चाहिए अप्रॉक्स? ओके। एक्सफोलिएशन आप घर पे भी कर सकते हैं और उसको जरूर करें। आजकल तो जेल्स भी आ गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोशंस भी। एलोवेरा इज रियली गुड यस फॉर योर ओपन पोर्स। ठीक है। अच्छा, जहाँ हम इसमें इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक सिलसिला होता है जी वाइटनिंग क्रीम्स का, कि लगाया और जादू हो गया और आप गोरे गोरे हो गए पहली बात तो ये कि आपको अपने कलर से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की देन है, आपको नेमत है आपके लिए, तो जो भी स्किन टाइप हो आप उसी में अल्लाह शुक्र अदा करें। लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि जी हम भी गोरे हो जाए, हमें भी खूबसूरत लगना है। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया कि हम ये क्रीम्स यूज़ ना करें? एक्चुअली क्रीम्स एक तो खैर हम डॉक्टर्स तो कम से कम उस वक्त प्रिस्क्राइब करते हैं जब हमें लगता है कि आपकी अनइवन स्किन टोन्स हो रही हैं, ठीक है। आपकी स्किन को गोरा करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी विल रिकमेंड कि ये शुरू कर दो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम में ये थोड़ा सा मसला ज़रूर है कि हम सब बहुत गोरा होना चाहते हैं सही बात है। लेकिन मतलब हालांकि हर तरह की स्किन में अपनी एक अट्रैक्शन है एंड इट लुक्स वेरी गुड इफ इट्स फ्रेश। अब देखिए ना, अब अंग्रेज ब्लैक ब्यूटी क्यों कहते हैं, और जो वहाँ के गोरे हैं वो अपने आप को टैन करके अपने गोरे रंग को हल्का करते हैं, और हम जो है वो किसी और भाग दौड़ रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक बात सब हमेशा से कहती हूँ और हर एक को समझाती हूँ कि प्लीज, आपको बहुत इजी लगता है कि हम डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर की फीस देंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, टाइम जाया करेंगे, क्या जरूरत है इन चीजों की। हम सिंपली जाते हैं किसी केमिस्ट के पास, हम उससे पूछते हैं, केमिस्ट से भी छोड़ो, हम खुद ओवर द काउंटर जाके देखते हैं इतनी सारी सजीवी जो भी क्रीम्स रखी होंगी, समथिंग व्हिच सूट्स अस एंड हमारी जेब को भी मुनासिब लगेगा और हम ले जाएंगे। और सीरियसली इट वर्क्स एंड इट मेक्स मैजिक्स विद इन वीक्स। आप 1 हफ्ते बाद बिल्कुल चमक जाएंगे और आप बहुत गोरे हो जाएंगे, और उसके बाद आप 2 से 3 महीने के बाद लैंड करेंगे किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे कि वो आपको फिर आपकी स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी क्रीम्स आपको इस तरह मिल रही हैं ना जी, उन सब के अंदर हमारे अंदर असल में यहाँ पे अब थोड़ा सा कंट्रोल अच्छा हो गया ड्रैप की तरफ से, पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो दे हैड मर्करी, दे हैव स्टीरॉइड्स, सो ये सब हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। अच्छा। तो आप जब इसको लॉन्ग टर्म 2-3 मंथ्स यूज कर लेते हैं तो इसके अपने इतने स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी स्किन थिनिंग हो जाएगी, आपकी वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी, आपकी एक्नी, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी इज सो कॉमन कि वो आके बैठती है ना तो हम कहते हैं कौन सी गोरे होने वाली क्रीम लगाई थी। हाँ बाजी, हमने तो लगा ली थी, हमें क्या पता था हम बड़े गोरे हो गए उसके बाद एकदम, तो वो इट फ्लेयर्स अप। सो इसको आप बड़ा ध्यान से कि या तो बस ऐसे ही रहें, या प्लीज अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं। आप प्लीज ओवर द काउंटर मत उठाएं, क्योंकि उधर कितना टेस्ट हुआ है उनका, उन क्रीम्स में कितना स्टीरॉइड है, कितना मर्करी है, यू विल नेवर नो। बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटा सा इशू है लेकिन अक्सर बड़ा नजर आता है बच्चों के हवाले से, कि बच्चों के छोटी एज में, पहले तो हम कहते थे ना कि जी बड़े जब हो जाएंगे तभी बाल सफेद होंगे, अब बच्चों के भी वाइट हेयर्स और ग्रे हेयर्स आ जाते हैं और उनकी ड्राई स्कैल्प इतनी होती है। अक्सर मैंने बच्चों को देखे कि वो इरिटेशन से खुजला भी रहे होते हैं कि जी खुश्की है, और वो खुरंट बन जाते हैं और आपकी इस तरह से बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट्स द कॉज ऑफ दैट?
बच्चों में ऐसा होता है कि पैदाइशी बच्चे जो है ना इनहेरिट करते हैं, जिन फैमिलीज में एलर्जी, एक्जिमा या एस्थमा होता है, अच्छा, वो बच्चे इनकी कोई भी फॉर्म इनहेरिट कर सकते हैं। और वो जब इनहेरिट करते हैं तो अगर वो स्किन के प्रॉब्लम्स इनहेरिट कर लेते हैं तो उसके ये नहीं है कि माँ को एस्थमा था तो जरूरी नहीं कि बच्चे को एस्थमा होगा। किसी को फिर नहीं होता है, फोर फादर्स में किसी ने को होता है। सो ये हो सकता है कि माँ को एस्थमा था या फादर को एस्थमा था या नानी को एस्थमा था, लेकिन जो आगे बच्चा आया उसको एलर्जी स्किन की है। अच्छा, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसके लिए ये होता है कि इनिशियली पता चलना शुरू हो जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस उसको कहते हैं, और डिफरेंट पैचेस पे ना उसकी ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल उसकी एक क्वाइन शेप से ना एक्जिमास बनना शुरू होते हैं। स्पेशली यंग बच्चों के तो चीक्स पे बनना शुरू हो जाते हैं रेड। हम कहते हैं बड़े रेड हो रहे हैं चीक्स, बेसिकली एक्जिमा बन रहा होता है। उसके बाद सेकेंडली हम देखते हैं कि उनके क्राउन एरिया पे एक खुश्की का पैच जो आप कह रहे हो, इट्स बेसिकली नॉट खुश्की ही है लेकिन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ खुश्की है, उसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, इट्स बेसिकली फंगल इन्फेक्शन जो कि हमारे स्कैल्प पे भी ग्रो कर रहा होता है। ओके, तो इसके लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एकदम आपको, मैं तो उन माओं को बहुत अच्छा गाइड कर देती हूँ कि भाई ये जैसे से बड़ा होगा इसके कम होते जाएंगे, लेकिन इसको खारिश बहुत ना हो या खुजा के जख्म ना बना ले, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह मेंटेन करें विद दीज शैम्पूज एंड विद दीज लोशंस, एंड द मोमेंट द किड गेट्स बेटर आप सिर्फ मॉइस्चराइज करके, और आप इसको बहुत अच्छा, आप इनके बहुत अच्छे बॉडी वॉशेज आ चुके हैं, आप इनके बहुत अच्छे शैम्पूज आ चुके हैं, आप इनकी स्किन को ड्राई होने ही ना दें और आप इनके स्कैल्प को इतना ऑयली होने ही ना दें कि ये इस हद तक पहुंचे। बिल्कुल सही कह रही हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी आज पता चल गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर समम, एंड प्लेजर टू हैव यू वंस अगेन। और स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड आज हमें काफ़ी और सवाल के जवाब मिल गए होंगे, हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई होंगी। और सबसे अहम बात इस पूरे डिस्कशन में ये थी कि जी कभी भी कोई आपकी स्किन के साथ, आपके बालों के साथ इशू क्रिएट हो जाता है, सामने आपको नजर आए, आप प्लीज़ सही डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस के बगैर कोई दवा, कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो आपके मजीद स्किन की प्रॉब्लम को एग्रीवेट करे और आपके बालों के साथ और मजीद प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं।